हेलो एवरीवन। बिज़नेस स्टडीज़ में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, जिसके अंतर्गत आज हम वाणिज्य के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए, मेन टॉपिक जो था हमारा व्यावसायिक क्रियाओं के प्रकार था। आज उसके अंदर हम कॉमर्स के टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बताया था कि बिज़नेस हमारे दो पार्ट्स में है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हमारा कॉमर्स टॉपिक चलेगा। कॉमर्स में आप दो पढ़ेंगे, एक तो ट्रेड व्यापार, दूसरा एक्सलरीज ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार को कराने के लिए आपको कौन कौन से सहायक तत्व मिलते हैं। व्यापार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, आंतरिक और बाह्य, यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल। अब इंटरनल जो है वो भी दो प्रकार का होता है, एक आपका रिटेलर और एक होलसेलर। रिटेलर वो जैसे आपके गलियों में शॉप्स होती हैं, वो रिटेलर, जहाँ पर सारा सामान एक जगह मिल जाता है। होलसेल का मतलब एक ही प्रकार की वस्तु आपको मिलेगी। एक्सटर्नल जो है आपका बाह्य व्यापार, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका इंपोर्ट, दूसरा एक्सपोर्ट, तीसरा इंटरपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब आयात, यानी कि जब आप दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाएंगे। एक्सपोर्ट, अपने देश का सामान दूसरे देश में भेजेंगे। इंटरपोर्ट, दूसरे देश से मंगाया लेकिन अपने देश के लिए नहीं, बल्कि किसी अन्य देश को भेजने के लिए। और जो आपकी उसकी सहायक क्रियाएं हैं व्यापार की, वो पांच पार्ट्स में डिवाइड है। पहली आपकी परिवहन, ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दूसरी आपकी वेयर हाउस, जिसे गोदाम बोलते हैं। तीसरा आपका इंश्योरेंस, बीमा, बैंकिंग एंड फाइनेंस, धन से संबंधित सारी क्रियाएँ। और लास्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट। ठीक, इंटरपोर्ट पुनः निर्यात तक व्यापार के अंतर्गत था और ये सहायक क्रियाएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाणिज्य होता क्या है। देखिए, वाणिज्य के अंतर्गत आपको बताया कि दो तरह की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पहली क्रियाएं वो होती हैं जो माल को बेचने में या एक्सचेंज करने में यूज़ की जाती हैं, और दूसरी आपकी वो क्रियाएँ होती हैं जो एक्सचेंज करने के बाद आप इन क्रियाओं की वजह से अपने कस्टमर्स को क्या दोगे? सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे। तो माल को बेचने के लिए आप क्या करोगे? या तो रिटेलर की हेल्प लोगे, मतलब थोक विक्रेता की लोगे, फुटकर विक्रेता की लोगे, आयात करोगे, निर्यात करोगे। ये काम क्या करोगे? आप माल को बेचने के लिए करोगे। अब इस प्रकार के माल को बेचने के लिए आप किस किस की सहायता लोगे? वो आपकी व्यापार की सहायक क्रिया के अंतर्गत आएगा। यानी कि माल को बेचने के लिए आप बैंकिंग का सहायता लोगे, आप उसको क्या करोगे? होम डिलीवरी दोगे, परिवहन की सहायता लोगे, दूर संचार, आप उसको फ़ोन पर इन्फॉर्म करोगे कि माल तैयार है, हम भेज रहे हैं। माल का इंश्योरेंस कराओगे, उसका विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट कराओगे, उसकी पैकिंग कराओगे, और पैकिंग कराने के बाद उसको जब तक माल वहाँ नहीं पहुँचता तो उसको अपने गोदाम में रखने की व्यवस्था भी करोगे। तो ये क्या है? व्यापार की सहायक क्रिया। तो इतना क्लियर हुआ। वाणिज्य का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? माल को बनाने वाले और माल को यूज़ करने वाले के बीच में चैन बनाना, यानी कि निर्माता उत्पादक हो गया, माल को बनाने वाला हो गया, और जो माल को यूज़ करेगा वो कस्टमर हो गया, कंज्यूमर हो गया। उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हम कॉमर्स की वजह से ही बनाते हैं। तो इसके अंदर हमारी वो सारी सेवाएं, वो सारी सर्विसेज, वो सारी एक्टिविटीज़ यूज़ की जाती हैं जो ट्रांजैक्शन हो, बट बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, जो आपका कॉमर्स है वो एक्सचेंज के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करने वाली एक एक्टिविटी है, जिसका काम क्या है कि निर्माता का उपभोक्ता से संबंध स्थापित करना। अब ये संबंध किस तरह से स्थापित होगा? परिवहन के द्वारा, दूर संचार के द्वारा, बीमा के द्वारा, संग्रह के द्वारा। ठीक है, माल की जब तक बिक्री नहीं होगी उसको गोदाम में रखा जाएगा। अगर गोदाम में रखे गए माल या फिर उसको बेचने के लिए अगर कोई भी लॉस होता है तो उससे बचने के लिए इंश्योरेंस भी कराया जाएगा। इन सब में लगने वाली क्या लगती है? कैपिटल लगेगी। तो वो कैपिटल कहाँ से आएगी? वो कैपिटल आपकी बैंक से आएगी या फिर अदर रिसोर्सेज से आएगी। अब उत्पादक हुए, व्यापारी हुए, उपभोक्ता हुए और मार्केट हुए, इन सब का क्या करना पड़ेगा? आपको विज्ञापन भी करना पड़ेगा। तो वो सारी क्रियाएं जो वस्तु और सेवाओं के एक्सचेंज में मार्ग में आने वाली कोई भी तरह की बाधाओं को हल करती है, वो आपका किसके अंदर आता है? वो आपका कॉमर्स के अंदर आता है, वाणिज्य के अंतर्गत आता है। तो क्लियर हुआ। दो एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड की जाती हैं, एक तो माल को बेचना, और उसको माल को बेचने में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सहायता एड्स आप यूज़ करते हैं। वाणिज्य के पहले पार्ट पर आते हैं व्यापार। वाणिज्य का अनिवार्य अंग क्या है? व्यापार। मतलब क्या है इसका? बेचना, ट्रांसफ़र करना, ये इसका मीनिंग है। यानी कि व्यापार का मतलब क्या है? माल को बेचना या उसका एक्सचेंज करना, हस्तांतरण करना। अब निर्मित वस्तुओं को, जो माल बन गया उसको अंतिम उपभोक्ता का, मीन से कंज्यूमर्स को
उपलब्ध कराना, वो सारा आपको किसके अंतर्गत आता है? व्यापार के अंतर्गत आता है। आपको पता है प्रेजेंट टाइम में जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी हाई लेवल पर होता है, काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं अब, लेकिन उत्पादक क्या करते हैं, अपनी वस्तु को हर उपभोक्ता को अलग अलग नहीं बेच सकते। तो ये काम किसके द्वारा किया जाता है? ये व्यापारी के द्वारा किया जाता है। और ये व्यापारी मध्यस्थ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, रिटेलर जो आपकी गली में शॉप्स होती हैं, तो ये व्यापारी मध्यस्थ होते हैं जो निर्माता से माल को खरीद कर उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार व्यापार क्या है? उत्पादक और उपभोक्ताओं संबंधी बाधाओं को दूर करने की एक कड़ी है। यदि व्यापार नहीं होगा, यानी कि ये ट्रेड नहीं होगा, तो बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। फिर तो निर्माता केवल अपने आसपास व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रोडक्शन करेगा, लेकिन व्यापार की वजह से वो क्या कर सकता है? दूर दूर मध्यस्थ हैं ना, काफ़ी सारे आपके रिटेलर्स हैं, तो दूर दूर अपने प्रोडक्शन से जो भी वस्तु बनाई है उसको भेज सकता है। तो व्यापार क्या है मेनली आपका? कि बड़े स्तर पर जितना भी निर्माण किया गया है उसको कंज्यूमर्स तक हस्तांतरण करना, वो व्यापार के अंतर्गत आता है। अब व्यापार को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक आपका आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक का मतलब इंटरनल ट्रेड, बाह्य का मतलब एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड होता क्या है? देखिए, जो व्यापार अपने देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है वो आपका इंटरनल ट्रेड होता है। जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के अंतर्गत जो भी बिज़नेस किया जाएगा वो आपका इंटरनल ट्रेड में आएगा। तो इंटरनल ट्रेड दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, थोक जिसको होलसेलर बताया गया था, दूसरा फुटकर व्यापार जिसको रिटेलर बताया गया था। तो होलसेलर क्या होता है? निर्माता से एक ही प्रकार का माल इकट्ठा करके रख लेते हैं। जैसे आपने सीमेंट देखा है, सीमेंट का गोडाउन देखा है, वो क्या करते हैं? फैक्ट्री में बनता है, लेकिन एक जगह एक ही प्रकार का माल सीमेंट ही सीमेंट मिलेगा उसके यहाँ, तो एक ही प्रकार का माल काफ़ी बड़ी मात्रा में अपने पास जो रख लेता है वो आपका थोक विक्रेता कहलाता है। और फुटकर व्यापार में क्या होता है? आपकी जो गलियों में शॉप्स होती हैं उसमें आपकी ज़रूरत की सभी सामान मिल जाता है, तो वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोक व्यापारी से माल खरीद कर लेता है। तो जब वस्तुओं का क्रय विक्रय अधिक मात्रा में किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? थोक व्यापार के अंतर्गत आता है। लेकिन जब वस्तु का क्रय विक्रय कम मात्रा में किया जाता है तो वो आपका फुटकर व्यापार के अंतर्गत आता है। अब सेकंड पॉइंट आता है बाह्य व्यापार, यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आपको पता चल गया कि इंडिया के अंदर अंदर हमें व्यापार करना है। अब एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब जब हम दो देशों के मध्य व्यापार करेंगे तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड कहलाएगा, विदेशी व्यापार जिसे बोलते हैं। यानी कि इंडिया अगर अमेरिका से कोई भी व्यापार कर रहा है, किसी भी प्रकार का माल का लेन देन कर रहा है, तो वो आपका विदेशी व्यापार कहलाएगा। ये आपके तीन तरह के होंगे, आयात, निर्यात और पुनः निर्यात। आयात का मतलब जब अन्य देशों से वस्तु हम खरीदेंगे तो आयात, मंगाएंगे। जब अपने देश की वस्तुओं को दूसरे देश में बेचा जाएगा तो निर्यात। जब वस्तुओं को अपने देश में मंगाया जाए लेकिन अपने यूज़ के लिए नहीं, किसी अन्य देश को भेजने के लिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? पुनः निर्यात या आयात निर्यात व्यापार कहा जाएगा। तो व्यापार आपको क्लियर हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आपका देशी व्यापार जो देश की सीमाओं के अंतर्गत होता है, और एक्सटर्नल मतलब विदेशी व्यापार जो दो देशों के मध्य किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है व्यापार के सहायक। देखिए, व्यापार हमने पढ़ लिया, अब उस व्यापार को कराने के लिए हम किन किन क्रियाओं का यूज़ करते हैं उसको हम देखेंगे। उद्योग और व्यापार में सहायक होने वाली क्रियाएं इनको बोला जाता है। इसके अंदर आपके बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्टोरेज और विज्ञापन इनको सम्मिलित किया जाता है। इनके बिना तो देशी और विदेशी व्यापार संभव ही नहीं है। तो डायरेक्टली हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है आपका परिवहन या संप्रेषण। परिवहन का मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अब आपको पता है कि अब आप क्या करते हो, अगर आपका पिज़्ज़ा खाने का मन करता है तो फ़ोन करके ऑनलाइन मंगा लेते हो। अब वो जो आपने कॉल करके रजिस्टर्ड किया वो तो हो गया संप्रेषण, कम्युनिकेशन। और उसने क्या किया, अपनी दुकान से पिज़्ज़ा लेकर आया, आपके घर तक दिया, किसके द्वारा? परिवहन के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट है व्यापार को बढ़ाने में या व्यापार को सहायक बनाने में। पहली क्रिया कि वस्तुओं का उत्पादन बहुत अलग अलग स्थान पर किया जाता है। जैसे असम में चाय हुई, गुजरात, महाराष्ट्र में रुई, आपका जूट हुआ। ये मतलब भौगोलिक स्थिति के आधार पर उत्पादन किया जाता है। अब इनको आपको पूरे देश में क्या करना है? बांटना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का हर जगह यूज़ किया जाता है। तो वो किसके द्वारा? वो परिवहन के द्वारा संभव है, वो संप्रेषण के द्वारा संभव है। अब परिवहन तो आपको पता है, जल यातायात, वायु यातायात और थल यातायात। तो तीन तरह के परिवहन द्वारा हम क्या कर सकते हैं?
वस्तुओं को आवश्यक व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही आपका जो है संप्रेषण, यानी कि जैसे उत्पादक और व्यापारी काफ़ी दूर दूर रहते हैं, अब वो लेटर तो करेंगे नहीं बाय पोस्ट, पहले होता था, लेकिन अब तो बहुत टेक्निकल ज़माना चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, टेलीफोन या ईमेल का यूज़ करेंगे। तो परिवहन और संप्रेषण आपका क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट है आपका बैंकिंग और वित्त। कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कैपिटल की तो ज़रूरत होती है। अब कच्चे माल को खरीदोगे, अब कच्चे माल को पक्के में परिवर्तित करोगे, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी। वो धन कहाँ से आएगा? वो धन आएगा आपका बैंक से, यानी कि बैंक से आप लोन ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो आप अपने किसी रिलेटिव से भी लोन ले सकते हो। लेकिन अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो किस प्रकार के बैंक होते हैं हमारे, उनको हम कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, वाणिज्यिक बैंक। तो वो हमें क्या करते हैं, लोन के तौर पर पैसा दे देते हैं। अब बैंक क्या करते हैं, चेक के द्वारा वसूल कर लेते हैं, दूसरे स्थानों पर भेज देते हैं, हमें आवश्यकता अनुसार हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बैंकिंग और वित्त भी हमें व्यापार करने में सहायता प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट इसमें आपका आता है बीमा। अब आपको पता है काफ़ी बड़े स्तर पर आपने माल का निर्माण किया, वो अलग अलग देशों में जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, परिवहन के द्वारा जाएगा। सड़क पर जाने में तो कुछ भी हो सकता है, माल ख़राब भी हो सकता है, ट्रक का एक्सीडेंट भी हो सकता है, ट्रक में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो चोरी भी हो सकती है। या फिर आप ये समझिए कि जैसे आपने मशीन खरीदी, फैक्ट्री में काफ़ी सारी मशीन्स होती हैं, अब मशीन आपने ख़रीद ली, मशीन में शॉर्ट भी हो सकता है, वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, इन खतरों से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, बीमा कराएंगे। तो मार्ग में जा रहा हो या गोदाम में सामान रखा हो और आग लग गई, गोदाम में से चोरी हो गया, तो अगर किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, किसी भी प्रकार का नुकसान होने का डर बना, तो क्या करेंगे आप, इंश्योरेंस कराएंगे। आप अपनी बाइक और स्कूटी का भी तो इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी कराया जाता है। तो इन संभावनाओं से बचने के लिए, इन जोखिमों से बचने के लिए हम क्या कराते हैं, सुरक्षा कराना ज़रूरी होता है, बीमा कराना ज़रूरी होता है। कराने का कोई भी ऐसा लंबा चौड़ा प्रोसीड नहीं है। आप बीमा कंपनी में जाएंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट से आप अपना प्रीमियम ले लेंगे और हर महीने या हर आपकी वो अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र होती चली जाएगी, और जब भी अगर कोई लॉस होता है तो वो बीमा कंपनी आपको प्रोवाइड करा देती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है भंडारण। माल का जो प्रोडक्शन हो गया उसको आप फैक्ट्री में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर फैक्ट्री में माल रखोगे तो फिर बनाओगे कहाँ। तो जो माल तैयार हो जाता है उसको रखने के लिए एक अलग से वेयर हाउस, जिसे आप क्या बोलते हो, भंडारण बोलते हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसे गोदाम बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। तो माल को नुकसान से बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए एक संग्रहण या भंडारण जगह की स्थापना की जाती है। अब भंडारण क्या है, व्यवसाय की इकाइयों को बेहतर बनाने में, उनको हर जगह सुविधा अनुसार पहुंचाने में, उनकी पैकिंग करने के लिए, पैकिंग के बाद उन पर अपना मार्क लगाने के लिए ये भंडारण का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें विज्ञापन। देखिए, माल भी बन गया, पैकिंग भी हो गई, स्टोरेज भी रख लिया, अब नया माल बना है तो ग्राहकों तक कैसे जाएगा, उस इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना, तो वो है आपका विज्ञापन के द्वारा। तो विज्ञापन वस्तुओं की सेल को बढ़ाने का एक तरीका है। विज्ञापन क्या करता है, उपभोक्ताओं को हर चीज़ के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किसी भी तरह की आपकी वस्तुएं हैं, चाहे आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुए, आपके डेली यूज़ के हुए, आपके सोप हुए, किचन मटेरियल हुआ, आपका सोफ़ा सेट, मोबाइल फ़ोन, आपकी गाड़ी, किसी भी प्रकार की आपकी मटेरियल है तो उसकी सूचना देता है। अब ये वस्तुएं ज़्यादातर कहाँ मिलती है, निर्माण और बाज़ार, छोटे छोटे उद्योगों द्वारा की जाती हैं। अब उत्पादक तो सबके घर जाकर बताएगा नहीं कि मैंने ये इसका प्रोडक्शन किया है, तो अपना समय बचाने के लिए वो क्या करता है, विज्ञापन का सहारा लेता है। इसलिए बिक्री बढ़ाने के लिए और उस वस्तु की सूचना उपभोक्ता तक पूर्ण जानकारी देने के लिए विज्ञापन का सहायता ली जाती है। देखिए, विज्ञापन पर आपका टॉपिक लिखने के लिए 100% आएगा, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से विज्ञापन के टॉपिक को तो तैयार ही कर लें। क्या छोटा सा टॉपिक है, ये थे हमारे व्यापार उद्योग आपने पढ़ लिया, क्रियाएं। अब तो आज हमने इस वाणिज्य में दो टॉपिक इस तरह के कार्य, पहला व्यापार, देखिए दूसरा व्यापार आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्यापार जो है उसमें काम तो बहुत सारे किए जाते हैं, तो वो काम कौन कौन से होते हैं उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक इसमें सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन ये है कि बिजनेस यूनिट या फर्म क्या होती है। मैं बोलती हूँ फर्म क्या है, ये फर्म तो व्यापार में अनेक कार्य करने के लिए जिन संगठनों का प्रयोग किया जाता है, तो वो संगठन क्या कहलाते हैं, आपके फर्म या इकाई कहलाती हैं। तो इस इकाई ने व्यापार को चलाने के लिए 4 काम बताए हैं। सबसे पहला धन व्यवस्था,
यानी कि फिनेंसिंग इसको बोलते हैं। दूसरा आपका प्रोडक्शन, उत्पादन इसको बोला जाता है, यानी कि माल का निर्माण। तीसरा आपका मार्केटिंग, जिसको एडवर्टाइजमेंट, विपणन बोला था आपने। और फोर्थ आपका मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फुल फॉर्म है इसकी HRM की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये फिनेंसिंग धन व्यवस्था क्या है कि मनी की अरेंजमेंट किस तरह से करेंगे, और अरेंजमेंट होने के बाद उसका यूज़ प्रॉपर्ली किस तरह से होगा, वो फाइनेंसिंग के अंदर आता है। जैसे बैंकिंग आपने पढ़ा, तो बैंकिंग इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। सेकेंड आपका प्रोडक्शन, माल का क्या होगा, उत्पादन होगा, कैसे होगा, कच्चा माल इकट्ठा करेंगे और उसको पक्के माल में परिवर्तित करेंगे। थर्ड है आपका विपणन, तो वो सारी क्रियाएं जो वस्तुओं और सेवाओं के एक्सचेंज में, यानी कि माल को बनाने से लेकर सेल तक का, वो सारा कहाँ पर होना चाहिए, ध्यान रखो, एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में हो, वो आपका विपणन के अंदर आएगा। और लास्ट पॉइंट है इसमें आपका HRM, यानी कि सभी कार्यों को पूरा करने के लिए आपको क्या, कुशल व्यक्तियों को छांटना, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत आता है। तो ये जो आज के टॉपिक्स थे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दें, और प्रॉब्लम प्लीज़ आप मुझे बता दें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। इनको याद करके अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे।